Hello guys, I hope you all are doing pretty well and also preparing for the descriptive examination on 22nd of November। तो ये descriptive exam जो है बहुत ही crucial है, इसकी significance बहुत ही ज़्यादा है। जो स्टूडेंट्स टायर 2 में बहुत अच्छा करके आए हैं उनको भी ध्यान रखना है कि वो टायर 3 में स्लिप अप ना कर दें, क्योंकि हो सकता है कि टायर 3 में अगर वो 40-45 मार्क्स अगर उनके आए तो वो जो है पिछड़ भी सकते हैं, अपनी ड्रीम पोस्ट उनके हाथ से निकल भी सकती है। तो किसी भी हालत में उसको लाइटली नहीं लेना है। और जो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं, कट ऑफ के आसपास रहने की जिनकी एक्सपेक्टेशन है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक्स्ट्रा 15-20 मार्क्स इस डिस्क्रिप्टिव में लाएं, और जिससे उनको उनकी ड्रीम पोस्ट तो नहीं लेकिन एक जॉब मिल सकती है। इसके अलावा बहुत जो स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें ये पोस्ट चाहिए, और वो कई बार ऐसा होता है कि उस पोस्ट से 1 या 2-4 मार्क्स से रह जाते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम आपको अपॉर्चुनिटी ये देता है कि वो मार्क्स आप लाएं, वो एक्स्ट्रा 15-20 मार्क्स आप लेकर आएँ, और जो आप की ड्रीम पोस्ट है या आपको कोई भी जॉब चाहिए एसएससी के थ्रू, उसमें आप मार्जिन पे ना रह जाएं। तो इसका बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो आज डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए एसए से रिलेटेड मैं कुछ आपके लिए टिप्स लेकर आया हूं, जिस टिप्स का मैंने खुद भी यूज़ किया और मुझे फ़ायदा मिला। एक बार मेरे 72 मार्क्स आए, एक बार 69 आए। तो मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स से आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं वो टिप्स। बट अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो ये मैं आपको सबसे पहले कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको अपनी राइटिंग में ध्यान रखना है जब आप ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है यूनिक राइटिंग स्टाइल, यानी आपको राइटिंग स्टाइल जो है अपनी वो थोड़ी यूनिक रखनी है, क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है उसके पास थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ आएंगी और सब में सेम ऐसे ही रहता है, सेम टॉपिक रहता है। तो आपको अपने आप को अगर यूनिक दिखाना है तो थोड़ा राइटिंग स्टाइल अच्छी रखनी होगी। एक्टिव वॉइस जो है उसका यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको ऐसे में। जो पैसिव वॉइस है उसका अवॉइड करना है। इसके अलावा जो आपका एम होना चाहिए राइटिंग का वो ये होना चाहिए कि जो रीडर है यानी जो एग्ज़ामिनर है वो उसमें इंगेज रहे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक। नंबर 2 पॉइंट है कि जो टीचर है, जैसा मैंने बताया, वो उसको हज़ारों कॉपीज़ चेक करनी है, तो वो बोर्डम हो जाता है जब सेम चीज़ बार बार पढ़ते पढ़ते। तो अपनी इंग्लिश में, अगर तो आप इंग्लिश में लिख रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हिंदी में, तो अपनी लैंग्वेज से आप खेलिए। लैंग्वेज से खेलने का मतलब है कि अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। वो वर्ड्स ऐसे हों जिससे कि जो उसका इंगेजमेंट है रीडर का वो उसमें बढ़े। तो अगर आपकी वोकेबलरी अच्छी है तो उसको आप यूज़ करिए, डरिए मत उसको यूज़ करने से। थर्ड पॉइंट है कि कोई रेपिटेशंस मत करिए। जो भी रेपिटेशन से मतलब ये है कि जो आपकी वोकेबलरी है उसको डाइवर्सिफाई करिए, यानी कि अगर आपके पास अच्छी वोकेबलरी है तो उसमें अच्छे वर्ड्स यूज़ करिए, शार्प वर्ड्स यूज़ करिए, जिससे कि वो आपका एक्स फैक्टर बन जाता है ऐसे में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे वर्ड है एक डेकोरेशन, अगर डेकोरेशन आपने एक बार ऊपर यूज़ कर लिया है तो फिर नीचे फिर से डेकोरेशन यूज़ ना करें, उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एम्बेलिश। एम्बेलिश जो है एक बहुत अच्छा वर्ड है। या एडोरेबल, एडोर्न करना किसी चीज़ को, तो वो इस तरह से आप डाइवर्सिफाई करिए अपनी वोकेबलरी को। नंबर 4 पॉइंट है कि आपको एब्रीविएशंस और कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं करने हैं। ये जो है अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ते हैं अगर आप इस तरह की चीज़ें ऐसे में यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई कैजुअल लैंग्वेज आपको इंट्रोडक्शन में यूज़ नहीं करनी है, जैसे कि येस, नो, श्योर, वेल, जिस तरह की हम नॉर्मल बातचीत में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अपने जो इंट्रोडक्शन है उसमें। इसके अलावा नंबर 5, नो कोलोक्यूअल स्लैंग्स, यानी कि जो हमारी आम बोलचाल की भाषा होती है उसमें जो स्लैंग्स वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो हमको अपने ऐसे में बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं, क्योंकि ये ध्यान रखना है कि ये कम्पेटिटिव पेपर है, एक एकेडमिक पेपर है, तो उसको प्रोफेशनली आपको अप्रोच करना है अपनी लैंग्वेज में भी। 6 पॉइंट है कि आपको लॉन्ग सेंटेंसेस जो हैं वो अवॉइड करने हैं। लॉन्ग सेंटेंस नहीं लिखने कि 3-4 सेंटेंस का आपने अपना ख़त्म किया 3-4 लाइन में। छोटे क्रिस्प और उसमें अच्छे जो वर्ड्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं, और जो एंटीसीडेंट्स हैं वो क्लियर होनी चाहिए, अनक्लियर उसमें थॉट्स आपको नहीं रखने हैं। 7वां पॉइंट है कि इसमें जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो ऑलवेज़ मैटर्स। तो जो एग्ज़ामिनर होगा ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा ऐसे शुरू से लेकर एंड तक एक एक वर्ड पढ़ ले, हो सकता है वो आपका इंट्रोडक्शन ही पढ़ के छोड़ दे, उसको अच्छा ना लगे। तो पहला इंप्रेशन आपको बहुत अच्छा देना है, यानी इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लिखना है, नीट और क्लीन होना चाहिए, एक्सीलेंट लैंग्वेज उसमें यूज़ करिए। इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत उसके बाद जो आपके आर्गूमेंट शुरू होती है उसमें जो बॉडी होती है उसमें
पहले ही पैराग्राफ में अगर आप कुछ सबसे स्ट्रॉन्ग में आप इल्यूस्ट्रेशन या चार्ट टेबल वगैरह रख पाएँ तो इससे एग्जामिनर इंगेज होता है, और जितना वो इंगेज होगा उतने ही मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप एनएलजी दे पाएँ तो ये आपके 4 चांद लगा देगा आपके ऐसे में। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये डांसिंग का एक वो है, डांसिंग कैन बी एन इंडिपेंडेंट आउटबर्स्ट ऑफ इनर फीलिंग्स एज इफ अ मैस्मराइजिंग वाइट डव फ्लाइंग फ्रीली इन द ब्लू स्काई। यानी कि यहाँ पर डांसिंग की जो कंपैरिजन है वो वाइट डव से किया गया, उसकी फ्लाइंग से किया गया है। जैसे वो फ्रीली फ्लाई करता है ब्लू स्काई में, उसको देख के हम मैस्मराइज होते हैं, उसी तरह से जो डांस में इनर फीलिंग्स होती हैं वो उनका आउटबर्स्ट होता है, वो बाहर निकलती हैं एज ए डांसिंग फॉर्म में। तो इस तरह से अगर आप एनर्जी दे पाएँ तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आ जाता है ऐसे में। मैं क्विकली आपको ऐसे का जो है स्ट्रक्चर वो भी बता देता हूँ। तो इसमें इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन जो है आपका ऐसा प्लेस है जहाँ पर आपको अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट वे होता है स्टार्ट करने के, कोई कोट अगर आपके पास है आप जानते हो, या कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन जो वहाँ पर आप पोज कर सकते हो तो उससे स्टार्ट करिए। इसके अलावा जो आपके ऐसे का प्राइमरी आइडिया है वो आप उसमें इंट्रोड्यूस कीजिए। उसके बाद आते हैं बॉडी पर। बॉडी में आप 2, 3, 4 पैराग्राफ रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने आर्गूमेंट, कितने स्टेटमेंट्स आपके पास हैं। जो सबसे आपका स्ट्रॉन्गेस्ट आइडिया है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गूमेंट है, उसको पहले पैराग्राफ में रखिए, और एक पैराग्राफ में जो है केवल एक ही आइडिया आप प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। अपना फोकस जो है टॉपिक से कभी दूर मत ले जाइए। इसके अलावा जो टॉपर्स होते हैं वो अपने आर्ग्यूमेंट, अपने स्टेटमेंट आइडियाज़ के लिए सपोर्ट में एग्जांपल्स देते हैं, तो अगर आप एग्जांपल दे सको तो बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं लाइक जैसे फर्दर मोर, सिमिलरली, बाय कंपैरिजन, इस तरह के अगर आप उनको ऐड कर दो तो इनसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। के बाद होता है फाइनली कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में कोई भी नई बात आपको नहीं रखनी है, मस्ट बी फर्म, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहना चाहिए। वो फाइनल थॉट आपको वहाँ देना है, और जो आपने स्टेटमेंट्स आइडियाज़ ऊपर दिए हैं वो फाइनल पार्ट से रिलेट करने चाहिए ऑल। तो ये कुछ टिप्स थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। इन टिप्स से अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा भी होगा अपने ऐसे राइटिंग में। जो एग्जामिनर है वो आपके ऐसे में इंगेज भी होगा, और जितना वो इंगेज होगा उतनी ज़्यादा आपको मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा अगर लेटर राइटिंग पर भी अगर आपको टिप्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेकर आ जाऊँगा। अभी 2 दिन है एग्ज़ाम में, तो शॉर्ट टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ, इनसे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा निश्चित रूप से होगा। तो कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा कि आपने ये जो मैंने टिप्स बताए आपने एग्ज़ाम में यूज़ किए कि नहीं किए, और इससे जब कितना फ़ायदा होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑन 22 November. गिव इट योर बेस्ट, एंड आई होप you get what you deserve. Thank you guys for watching.